हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 को, जो जलवायु है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए चैप्टर, क्योंकि आज के चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि मॉनसून किसको बोला जाता है, और फिर मॉनसून के बाद ऋतुएं कैसी होती हैं, और फिर ऋतु के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि भारत की जलवायु किस तरीके से ऋतु के साथ परिवर्तित होती है और इसके लक्षण कहाँ होते हैं, इससे वनस्पतियों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। इन सारी चीजों को देखने वाले हैं आज हम लोग। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क करती है, तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए, और साथ में सपोर्ट जरूर कीजिए इस चैनल को, क्योंकि आज इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। फिर से आते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ, बिकॉज ये कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके सपोर्ट से बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर टॉपिक के ऊपर हम लोग रिटर्न आएंगे और जलवायु को अगर हम लोग देखेंगे, तो एक मेन चीज सामने निकल करके आता है, जो हम लोगों ने क्लास अगर देखे तो हम लोग इसके चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में जो इम्पोर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ी थी, इसके विषय में जो स्थलाकृति एवं अपवाह था, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया। और किसी पर्टिकुलर जगह के अगर प्राकृतिक पर्यावरण को आपको समझना है कि अगर ये मुंबई है और मुंबई में किस तरीके की प्राकृतिक पर्यावरण है, तो इसको समझने के लिए आपको वहां के स्थलाकृति को देखना होगा और अपवाह को देखना होगा। मतलब कि नदियों के बहाव को अगर आप देख रहे हैं, नदियों को अगर आप सही तरीके से जान रहे हैं, समुद्र को जान रहे हैं, या फिर किसी पार्टिकुलर जगह पे अगर आप देखते हैं कि स्थलाकृति अगर पठार है वहां पे, और फिर अगर आप देख रहे हैं कि वहां पे पहाड़ियां हैं, तो इस तरीके से आप उसके प्राकृतिक पर्यावरण को आसानी से समझ सकते हैं। तो इस दो चीजों को तो हम लोगों ने पहले देख लिया कि स्थलाकृतियां भारत में किस तरीके की है और अपवाह भारत का किस तरीके के है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अभी भी बचे हुए हैं हमारे लिए, वो इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग जो है उसी तीसरे वाले को पढ़ेंगे, मतलब कि वायुमंडलीय अवस्था को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको जानना जरूरी है हमारे लिए। बाकी अगर देखें हम लोग, तो एक मौसम की अगर आप बात कर रहे हो किसी पार्टिकुलर जगह पे, तो मौसम रोज चेंज हो सकता है। लेकिन इस रोज चेंज हो रहे वाले चीजों को जब आप कुछ दिन तक एनालाइज करते हो, तो आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ की जलवायु इस तरीके की है। अगर मानते हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी है, तो आपने इस रोज परिवर्तित होने वाले मौसम को कहीं ना कहीं एनालाइज किया होगा, तभी आपने ये बोला कि भारत की जलवायु मानसूनी है। तो मैं कितने दिन तक इसको एनालाइज करूंगा? अप्रॉक्स 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसी बात नहीं है। इसको अगर हम 30 वर्ष तक एक ही वे में देखते हैं कि भारत की जलवायु इसी तरीके से बदलती है, ऐसे ही अगर मॉनसून आती है तो फिर यहाँ की जलवायु चेंज हो जाती है, या फिर ऋतुएं जैसे चेंज होती है तो मॉनसून का आगमन होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि से जो है ना, जिसमें 30 वर्ष से अधिक का समय होता है, कि मौसम की अवस्थाएं और विविधताओं के कुल योग को जलवायु बोलते हैं। मतलब एक विशाल क्षेत्र अगर मान लें हम वहां का, और उसमें 30 वर्ष की अवस्था में जो भी चेंजेस आए हैं, उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो जो अपना रिजल्ट छोड़ेगा वो हमें जलवायु देगा, वो हमें जलवायु के रूप में देगा। क्योंकि मौसम तो रोज चेंज होती है। मौसम अभी कोहरा लगा हुआ है पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में कोहरा लगा हुआ है। और जैसे ही गर्मी का दिन आएगा, तो हमें जो है रेगुलर वे में बरसात देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वहां पे मानसून जैसे ही आएगा, बरसात देखना स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो ये जो अवस्थाएं हैं ना, ये आपके रेगुलर चेंज जो होने वाले चीजें होते हैं, इसको हम लोग मौसम बोलते हैं। और जो लंबे समय अवधि के बाद जिस चीज को हम एनालाइज करते हैं, वो हमारी मौसम हो जाती है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब अगर जरा सा हम लोग देखेंगे कि मॉनसून किसको बोला जाता है, हम लोगों ने मॉनसून के अलग अलग परिभाषा को देखा है, अलग अलग आप बोले तो क्लासेस में अलग अलग टॉपिक के साथ। बट एप्रोप्रिएट जो मॉनसून का मतलब होता है, वो हमने हर एक चैप्टर में यही देखा है कि मॉनसून का मतलब मॉनसून एक अरबी शब्द है, जिसका मतलब होता है मौसम, ठीक है। तो अगर देखें तो मॉनसून बोला किसको जाएगा, एक एप्रोप्रिएट अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई साहब आप हमको बताइए कि मॉनसून क्या होता है, तो मॉनसून के लिए अगर परिभाषा आपसे पूछा जाता है, तो अगर वे में आपको लिखना है, एक पैटर्न में अगर आपको लिखना है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि मॉनसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन से होता है। अब इसका भी थोड़ा सा मतलब आएगा।
हम अगर डिस्कस ही कर रहे हैं इसको तो कुछ इस तरीके से करेंगे कि बेटर वे में समझे। भले ये इसका लंबाई थोड़ा ज्यादा हो वीडियो का, कोई मतलब नहीं है इससे। तो अगर मॉनसून के अर्थ को हमको समझना है तो जैसे ही ऋतु चेंज होती है, जैसे वर्षा ऋतु आ गई, शरद ऋतु आ गई, ग्रीष्म ऋतु आ गई, बसंत ऋतु आ गई, तो ऋतुएं हैं ये। तो इसके हिसाब से जैसे ही वायु में परिवर्तन होता है इसको हम लोग मानसून बोलते हैं। यहां तक की बातें शायद क्लियर है, डन डनाडन। अब अगर हम लोग देखेंगे कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, यहां तक की बातें एकदम बिल्कुल बेसिक है। लेकिन अगर इसको आपने ऐसा करना है, कि इसको आपने क्या कर लेना है कि इसको आप मेंस कर लीजिए। ये आपके मेंस फैक्टर के लिए आएगा, ये पोर्शन आपका प्रीलिम्स के लिए आएगा, और इस वाले पोर्शन को आप फिर से प्रीलिम्स कर लीजिए। ठीक है। अब भारत की जलवायु तो मानसूनी है, क्लियर है यहां तक की बात। लेकिन एशिया में इस प्रकार की जलवायु को क्या बोला जाता है? तो एशिया में इस प्रकार की जलवायु को दक्षिण तथा दक्षिण पूरब, अगर देखें हम लोग तो एशिया की अगर देखेंगे तो इस तरीके की जलवायु जो एशिया में पाई जाती है, ठीक है ना, तो वो कहाँ पाई जाती है? पूरे एशिया में। तो एशिया में इस तरीके की जो जलवायु है जो बिल्कुल मानसून की तरह होती है, वो दक्षिण में और दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। शायद मैंने बेसिक वे जो एक सबसे सिंपल तरीका होता है उसमें मैंने आपको बताया कि मानसून होते क्या है, और मानसून जो भारत में है उसको तो मानसून बोलते हैं, और इसी तरीके के मानसून जो है वो एशिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो एशिया के दक्षिण में अगर देखें तो ऊपर वाला पोर्शन जो आपको इस तरीके से एशिया दिखाई दे रहा है, इसके दक्षिण वाले पार्ट में जहां पे भारत है, और इसके दक्षिण और पूरब, मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा दक्षिण और इसका पूरब वाला पोर्शन, यहाँ पे आपको इसी तरीके की जलवायु जो मानसून होती है वो दिखाई देती है। बातें हो गई क्लियर। अगर आप देखिएगा कभी कभी आपको दिखाई देता होगा कि किसी किसी जगह का जलवायु बिल्कुल एक तरीके का होता है। दो जगहों को अगर देखें तो जिसमें आपका अंडमान और निकोबार जो है, इसका जलवायु जो है वो सब दिन और रात का जलवायु एक समान रहता है। लेकिन थार मरुस्थल में जब आप जाते हैं तो वहां के दिन का जो देखिएगा अगर तापमान तो 50 डिग्री सेल्सियस होता है, और रात में ये गिर करके 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्यों होता है ये? क्या रीजन है इसके पीछे? नेचुरल फेनोमिना होता है, ये फेनोमिना है ये नेचुरल। और इसमें होता क्या है कि जैसे ही दिन में तापमान बिल्कुल जो वायु है, यहाँ की हवा गर्म होती है, ऊपर चली जाती है, और रात में जैसे ही समुद्री जो आपके समुद्र की तरफ से चलने वाले जो समीर होते हैं वो इस एरिया को आकर के बिल्कुल कवर कर लेते हैं, और रात में यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो 15 डिग्री तक आ जाता है। यहाँ तक की बातें हो गई क्लियर। अब अगर हम लोग देखेंगे कि वर्षन को अगर आप एनालाइज कर रहे हो पूरे भारत में, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भारत के किसी एक पार्टिकुलर राज्य को आप देखें, पूरे भारत को अगर आप देखिएगा तो वर्षा को अगर आप देख रहे होते हैं तो किसी जगह पे वर्षा जो होती है वो जो है वो आप देखिएगा तो वो बर्फ के रूप में होती है। ठीक है, ये बर्फ के रूप में हो रही है। किसी जगह पे वर्षा जो है वो ओलावृष्टि के रूप में होती है। ये जो है आपकी ओलावृष्टि के रूप में होती है। किसी जगह पे जो वर्षा होती है वो बिल्कुल बौछार वाली वर्षा होती है। तो ये जो चेंजेस होते हैं ना, ये अगर आप देखिएगा तो इसमें नेचुरल फेनोमेना के साथ साथ अगर देखिएगा तो इसमें स्थलाकृति से लेकर के, मौसम से लेकर के और अपवाह, इन सारे का हाथ होता है। तो इसीलिए हमारे लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इसी सारे चीजों को पढ़ने वाले हैं। अगर हम लोग देखेंगे कि कुछ पार्टिकुलर अगर मंथ से हम स्टार्ट करें इसको देखना, तो भारत के अधिकतर जो राज्य होते हैं या भाग हैं उसमें जून से सितंबर तक खूब वर्षा होती है। लेकिन कुछ क्षेत्रों की अगर बात करें तो तमिलनाडु में अक्टूबर एवं नवंबर में वर्षा होती है। क्यों होता है? तो इन सारे के पीछे स्थलाकृति, मौसम का चेंज होना, ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं। ये सारी बेसिक्स बातें थी जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने थे। अगर हम लोग जलवायुवीय नियंत्रण की बात करें, ये तो पर्यावरण की बात हम लोगों ने किया कि किसी जगह के पर्टिकुलर जगह पे अगर आपको वहाँ के पर्यावरण के बारे में जानना है तो 3 चीजों को आप देख सकते हैं वहाँ पे। पहला जो होता है वो स्थलाकृति होता है,
दूसरा जो होता है वहां का वो अपवाह होता है, और तीसरा जो होता है वो वहां की वायु राशियां होती है, मतलब कि जलवायु। तो अगर आप देखिएगा तो इस जलवायु को नियंत्रण करने में जिन चीजों की हाथ होती है उसको अब हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं। ये अपना जो टॉपिक है वो थोड़ा सा वीवीआई है, क्योंकि यहाँ से जो है ना वो प्री में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपसे प्रीलिम्स में स्टेटमेंट टाइप जब क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ पे आपकी बेसिक बातें क्लियर होनी पड़ेगी। अगर ये बेसिक बातें क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम वहां आ जाएगी कि आप अक्षांश वाले चीजों को ऊंचाई वाले में जोड़ लेंगे, ऊंचाई वाले चीजों को अक्षांश में जोड़ लेंगे। तो इसलिए इसको जरा सा देखना जरूरी हो जाता है। तो जलवायु नियंत्रण की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें अक्षांश, आपका ऊंचाई, वायु दाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावचीय सारे चीज जो होती हैं, ये 6 कारक होते हैं। मेन फैक्टर्स जो है वो 6 हैं जो पूरी तरीके से वहां की जलवायु के ऊपर नियंत्रण करती है। अगर हम इन सारे 6 चीजों को समझ गए तो एक पार्टिकुलर जगह पे किस तरीके से जलवायु का नियंत्रण होता है इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब आते हैं जरा सा हम लोग गोलार्ध की बात पर। तो पृथ्वी की गोलार्ध जो है, पृथ्वी की जो गोलाई होती है वो एक्चुअली में इस तरीके की है कि आप इसको एक पार्टिकुलर नाम नहीं दे सकते। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि पृथ्वी बिल्कुल नारंगी के तरीके की है, पृथ्वी अपने अक्षों पर थोड़ी सी चिपटी हुई है और अपने कॉर्नरों पे थोड़ी सी उभड़ी हुई है ना, पृथ्वी 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो इन सारे चीजों को अगर किसी पार्टिकुलर चीज से आप कंपेयर कीजिएगा, नॉट पॉसिबल है। तो इसमें होता क्या है कि पृथ्वी की अपनी एक अलग क्या है, तो इसकी अपनी एक अलग पहचान है। अब पृथ्वी की अपनी एक अलग पहचान है, इसको हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पृथ्वी सेब की तरह है, पृथ्वी नारंगी की तरह है। ये हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि नारंगी उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की सेब है, और सेब उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की पृथ्वी है। तो कंपैरिजन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बेसिक बच्चों को आइडिया देने के लिए ये चीज समझाया जाता है कि अगर आप पूरे सरफेस को देखिएगा, उसके पूरे अगर देखें तो इमेज को देखिएगा तो उसी तरीके का दिखाई देता है, बट एक्चुअली में वो पूरा उसी तरीके का नहीं होता है। बातें क्लियर है। लेकिन अक्षांश के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे, जरा सा बात करेंगे, तो यहाँ पे पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। अब ये अक्षांश क्या होता है भाई साहब, तो अक्षांश कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी पृथ्वी पे, और जो भूमध्य रेखा होता है इसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। कहानी यहाँ पे क्लियर है। तो अक्षांश की जो लंबाई होती है वो ध्रुवों के पास जाते जाते कम होते चली जाती है। इस तरीके से ध्रुवों के पास ये कम होती चली गई। उसी कारण से होता क्या है कि जब यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वो बिल्कुल लंबा होगा, लंबवत पड़ेगा यहाँ पे भूमध्य रेखा पे, तो 0 डिग्री अक्षांश पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। ध्रुव के पास जैसे ही जाते हैं हम लोग, टेम्परेचर कम मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है, जलवायु को नियंत्रण करता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर ऊपर जाता है तो वायुमंडल के सघनता कम होती जाती है तथा तापमान घटता जाता है। पृथ्वी से आप ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी घटता है आपका। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। और अगर हम अक्षांश की बात करेंगे तो इस जगह पे जो जलवायु होगी वो इस जगह से बिल्कुल अलग होगी। तो अक्षांश के कारण जो लंबाई की दूरी होती है पृथ्वी से, उस कारण से भारत की जलवायु को नियंत्रण करने का एक मौका अक्षांश को भी मिल जाता है, ऊंचाई को बिल्कुल मिलता है। और वायु दाब एवं पवन तंत्र भी अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है, क्योंकि जिस जगह पे आप ऊपर जैसे जैसे जाइएगा वायु दाब क्या होगा, वो आपका घटता जाता है। आपको श्वास लेने में बहुत ज्यादा प्रेशर लेना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके नाक से ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होते जाती है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब अगर महासागरीय धाराओं की हम लोग बात करेंगे तो समुद्र की ओर चलने वाली जो हवाएं होती है वो तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि जैसे ही वायु गर्म होता है, नेचुरल फेनोमिना है, ये ऊपर की ओर जाएगा और ठंडी जलवायु समुद्र की ओर से चलने वाले जो समीर होती है वो जैसे ही यहाँ आएगी, इस जगह पे क्या होगा, ठंडे ठंडे हवाएं चलेगी
और ये जो है वो मौसम आपको रात के समय में ठंडा दिखाई देने लगेगा, लेकिन यहाँ की जलवायु को ये बिल्कुल चेंज करता है। अब अगर उच्चावच की बात करें हम लोग, तो किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जब किसी जगह पे ऊंचाई वाले जगह पर अगर आप जाते हैं तो वहां पे देखिएगा कि गर्म हवाएं जैसे ही वहां पहुंचती है उस एरिया में बहुत ज्यादा बरसात होती है, जिसमें आपको जो है आपको मासिन राम वाला एरिया जिसको आपको पढ़ाया गया हुआ था अफवाह में, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उस पहाड़ी के ऊपर जो मासिन राम है वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो बरसात होती है उच्चावच के कारण। यहाँ की बातें क्लियर हो गई। अक्षांश की अगर हम लोग बात करेंगे तो पूरे भारत को अगर आप देखिएगा तो पृथ्वी कुछ इस तरीके की है और ये भूमध्य रेखा है, और यहाँ पे आपकी कर्क रेखा हो गई, और भारत कुछ इस तरीके से है। कर्क रेखा देश के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। इस कारण से क्या होता है कि पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर के भारत के पूरब में मिजोरम से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, और देश का लगभग आधा भाग जो होता है वो कर्क रेखा में स्थित है, और ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर का एरिया कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे का जो रेखा होता है वो कर्क रेखा होता है, और ये अपना 0 डिग्री अक्षांश या फिर भूमध्य रेखा आप इसको बोल सकते हैं। इस कारण से उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों भारत में देखने को मिलती है, और ये जो है वो इम्पोर्टेंट होता है भारत की जलवायु को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि कुछ एरिया भारत का होगा जो उष्ण कटिबंध में आएगा, क्योंकि जहां तक कर्क रेखा आती है वो एरिया उष्ण कटिबंध में, और ये वाला कर्क रेखा से ऊपर की जो रेखाएं होगी ये उपोष्ण कटिबंध में, मतलब कि हिमालय वाला जो पोर्शन आपका आएगा वो उपोष्ण कटिबंध में आ जाएगा। बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जाता है कि आप जितना हो सके बेसिक चीजों को समझ पाए, आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो। अगर ऊंचाई की हम लोग बात करेंगे तो भारत में अगर हिमालय की बात करें तो ये बिल्कुल उत्तर में स्थित है, और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर है। औसत ऊंचाई की बात करते हैं हम लोग। और हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय महाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है, और इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में कम ठंडा पड़ती है, क्योंकि जैसे ही हवाएं जो हिमालय अगर हम लोग देखें भारत के उत्तरी एरिया में अगर इस तरीके से स्थित है, तो अगर देखिएगा तो यहाँ से आने वाले जो हवाएं हैं उसको हिमालय रोकती है, और यहाँ पे बर्फ बना रहता है उसी हवाओं के कारण जो मध्य एशिया से आती है। इस कारण से भारत अभी भी कम ठंड का शिकार में रहता है। अदरवाइज भारत के आधा से ज्यादा आबादी जो होती वो उत्तर के एरिया में बसने से फिर इधर की तरफ आती, क्योंकि वो एरिया बिल्कुल डेजर्ट हो जाता। कहानी बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक की। अगर हम लोग देखें और वायु दाब एवं पवन की बात करेंगे हम लोग, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरियालिस बल यहाँ पे अगर देखें तो प्रीलिम्स फैक्टर के लिए जो है वो आपके कोरियालिस बल इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको आप बेसिक चीजें केवल ये देखें कि प्रीलिम्स फैक्टर कौन आता है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग एनसीईआरटी प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए ही पढ़ते हैं। तो केवल आपको ये जानना है कि कोरियालिस बल क्या है, और इस वाले पोर्शन को आप बिल्कुल प्री कर लीजिएगा, इस वाले को प्रीलिम्स फैक्टर में जोड़ लीजिएगा। और ये देखिए प्रीलिम्स फैक्टर में कि कोरियालिस बल किसको बोला जाता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल बोला जाता है। तो कोरियालिस बल क्या होता है, एक आभासी बल होता है, और इस बल के कारण क्या होता है कि पवन उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर जो है वो विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। मतलब अगर ये पृथ्वी है और ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में कहाँ जाएगा, तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर, ये आपका कोरियालिस बल हो जाता है। इससे ज्यादा इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बाकी सारे बातें इसमें फालतू है, यहाँ से कभी एक भी क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, इसके लिए आप कंफर्म हो जाइएगा। अगर हम लोग देखें इसके बाद की जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है आपका कि दक्षिण में प्रभावित ये जेट धाराएं किसको बोला जाता है, तो जेट धाराएं जो होती है ये एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 1200 से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटे एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ये बातें हैं। और अगर देखिएगा जेट धारा के बारे में तो 27 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित होती है,
और इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धाराएं भी कहा जाता है। यह भारत में जेठ धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रभावित होती है। इसको आप प्रीलिम्स कर लीजिए, ये जो आपका फैक्टर है ये प्रीलिम्स के लिए है। जेठ धाराएं कहाँ चलती है, तो जेठ धाराएं जो है वो केवल ग्रीष्म ऋतु को छोड़ करके पूरे वर्ष जो है ये हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है मतलब चलती है। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ की अगर आप बात कीजिएगा तो सर्दी के महीने में उत्पन्न होने वाली पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। ये प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करती है और ये जो है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात मॉनसून के महीने के साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में आते हैं तथा पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हुए एक देश के तटीय क्षेत्र को प्रभावित कर देती है। तो ये आपका चक्रवातीय विक्षोभ होता है। चक्रवात और प्रतिचक्रवात की अगर बात कीजिएगा तो ये आपका चक्रवात हो गया जिसमें इस तरीके से जो है आपके हवाएं घूमती है भीतर की तरफ, और प्रतिचक्रवात में जो है वो कुछ इस तरीके से हवाएं बाहर की ओर घूमते जाती है। ठीक है, ये जो पोर्शन आपका कहलाएगा ये प्रतिचक्रवात कहलाएगा। दोनों अपने आप में डेंजर होते हैं, चक्रवात और प्रतिचक्रवात दोनों डेंजर होते हैं अपने आप में। यहाँ तक की बातें बेसिक्स थी जो एग्जाम में कभी आने वाली नहीं है। भारतीय मॉनसून की अगर बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है और इसके फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि किस कारण से भारत में जलवायु आती है और मॉनसून आती है और मॉनसून कहाँ से दाहिनी तरफ टर्न करती है, कहाँ से बाई तरफ टर्न करती है, ये आपके जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है उसको यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। तो इसलिए आप जरा सा इसको पूरी तरीके से इस चैप्टर को देखिएगा। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित होती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और अरबवासी जो कि व्यापारियों की तरह भारत में आए थे, उन्होंने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रम को मानसून का नाम दिया था क्योंकि जब वो आए थे उस वक्त कोई और समय था और जाते वक्त कोई और समय था। तो आने के वक्त उन्हें क्या हुआ कि मानसून की हवाएं भी आसानी से पहुंचा दी और जाने के वक्त भी मानसून की हवाएं आसानी से पहुंचा दी। तो ये उनके लिए एक मिराकल था और उन्होंने इसका नाम मानसून रखा था। बाकी अगर हम लोग मानसून के प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच में होता है। तो उष्णकटिबंध क्षेत्र में लगभग 20 डिग्री, तो उष्णकटिबंध क्षेत्र आपका भूमध्य सागर के 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे की बात अगर आप कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से ये क्या होता है कि इसके 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण के बीच में होता है। तो जो एरिया इस जगह पे स्थित होगा वो भी मानसून का शिकार होगा और जो एरिया इस जगह पे स्थित है भारत, वो भी मानसून का शिकार होता है। ये बातें यहाँ पे क्लियर किया गया हुआ है। अगर जो इम्पोर्टेंट ये जो फैक्टर्स हैं इसको आप जो है वो प्री के लिए ऐड कर लीजिए, ये आपके प्रीलिम्स के लिए ऐड हो जाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो है वो एल नीनो के बारे में आता है। तो एल नीनो क्या है? ये एक गर्म धारा है, इसको आप प्रीलिम्स में जोड़ लीजिए। ये एक प्रीलिम्स फैक्टर है, एल नीनो गर्म धारा है। और पेरू की जो धारा है ये ठंड धारा है। ये दोनों प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। PRI प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपके। अब अगर एल नीनो की हम लोग बात करेंगे, इसको ये क्या होता है, तो एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट के रूप में व्यक्त होता है। और एक्चुअली में इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्रिसमस के समय बहने वाली धारा है और इस कारण से इसको हम लोग क्रिसमस मतलब 25 दिसंबर को, ठीक है, ये 25 दिसंबर को होगा जो आने वाला है आपके, ठीक है। तो अगर देखें आप लोग तो 25 दिसंबर को जो क्रिसमस डे होगा यहाँ पर, और जो होगा वो जो हवाएं चलती है उसको एल नीनो बोलते हैं। और ये क्या करती है कि समुद्र में जो व्यापारिक पवनें होती है उसको प्रभावित कर देती है ये। तो इसी से पता चलता है कि एल नीनो आ चुका है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली में है क्या कि हमारे पास जो डिजिटल बोर्ड नहीं होने के कारण जिस पेन से मैं आपको पढ़ाता हूँ इसका कर्सर बहुत अच्छा नहीं होता है। इस कारण से मैं माइक्रोसॉफ्ट से पढ़ाता हूँ आपको। अगर मैं पावर पॉइंट से पढ़ाता तो इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती, बट उसके बाद आपको प्रॉपर वे में वीडियोज नहीं मिलती। इस कारण से हम जो है आपको केवल NCERT के PDF से ही पढ़ा देते हैं जो आपको आसानी मिले और हमको भी, क्योंकि हम आपको रोज वीडियोस प्रोवाइड कर सके।
भारत में अगर हम देखें मानसून की बात तो जून के से आरंभ होता है ये और सितंबर तक चलता है और 100 से 120 दिन का समय जो होता है वो भारत में मानसून का समय होता है। और जब मानसून बिल्कुल अपने चरम सीमा पर होता है, वर्षा सामान्य से अधिक हो जाती है, तो इसको हम लोग मानसून का फटना बोलते हैं और इसमें वर्षा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। और अगर हम लोग देखें तो सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर में प्रवेश करती है, मतलब कि कुछ इस तरीके से प्रवेश करती है। अगर आप इस तरीके से भारत को देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो पोर्शन आपका भारत का है, इसका जो दक्षिणी छोर है, यहाँ पे प्रवेश अगर करेगा ये, तो ये क्या होता है कि जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, मतलब अप्रोक्स 7 जून तक, 7 जून से पहले तक। ये जो होती है इसके बाद ये दो भाग में बट जाती है, पहली अरब सागर शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी में। तो अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन के बाद 10 जून के आसपास मुंबई में पहुंच जाती है। तो ये अरब सागर से जो निकलेगी ये मुंबई वाले एरिया में पहुंच जाएगी और अगर अरब सागर तो ये मुंबई के आसपास 10 जून को पहुंच जाएगी। यह एक तीव्र प्रगति है, मतलब बहुत जल्दी ये चेंज होता है। और बंगाल की खाड़ी की शाखा में तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है और 10 जून के प्रथम सप्ताह में ये असम पहुंच जाती है। तो बंगाल की खाड़ी से जो शुरू होगी वो कुछ इस तरीके से असम में पहुंच जाएगी और ऊंचे पर्वत के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। ये सारी बेसिक्स बातें हैं जो आपको कुछ इस तरीके से समझ में आ जाएंगी जब हम इसका मैप देखेंगे। अगर और देखें हम लोग तो दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग में मानसून पहुंचती है, दिसंबर तक। और द्वीपों पर मानसून सबसे पहले प्रवेश करती है, क्योंकि जो अंडमान निकोबार द्वीप है और आपका अगर द्वीप की बात करें हम लोग तो लक्षद्वीप है, ये भारत का जो ये इस तरीके से दक्षिणी पार्ट है, कुछ यहाँ पे स्थित है और कुछ यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ सबसे पहले मानसून का आभास हो जाता है, उसके बाद दक्षिण वाले एरिया में पहुंचता है ये। तो ये बातें क्लियर है। अगर हम लोग ऋतु की बात करें तो ऋतु के हिसाब से जब पवन में चेंजेस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मॉनसून बोलते हैं, उसको हम लोग मॉनसून बोलते हैं। और यही ऋतु जो है वो मॉनसून को इफेक्ट करती है। तो इस कारण से हमें मॉनसून के बारे में और ऋतु के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कब कहाँ पे किस तरीके के ऋतुएं होंगी। अगर उत्तर भारत में हम लोग सबसे पहले शीत ऋतु की बात करें तो ये नवंबर से प्रारंभ होता है और फरवरी तक चलता है। जैसे अभी आप बिल्कुल ठंड जो है अपने चरम सीमा पे है। अभी आप बिल्कुल कैसा फील करते हैं, बहुत आपको ऐसा लगता है कि एकदम बिल्कुल 3-4 स्वेटर पहने हुए हम लोग, क्योंकि ठंड है, अभी शीत ऋतु है यहाँ पे। तो ये नवंबर में प्रारंभ हुआ था और फरवरी तक चलेगा ये। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई शीत ऋतु में। और जो बेसिक्स बातें थी हम लोगों ने देखा था कि ये अरब सागर वाला जो है ये कुछ इस तरीके से कहाँ कहाँ पहुंचता है। तो 10 जून को प्रारंभ होता है ये और कुछ 10 जून को इस तरीके से नेपाल के पास आता है। फिर ये 15 जून को यहाँ से प्रारंभ होता है। अरब सागर से उठने वाली ही ये धाराएं हैं। अगर हम लोग बंगाल की खाड़ी की बात करें तो यहाँ बंगाल की खाड़ी में 1 जून को स्टार्ट होता है मानसून और यहाँ पे आपके असम वाले एरिया तक पहुंच जाता है ये। फिर 5 जून को स्टार्ट होता है और ये चीन में जाकर के रुक जाता है, तिब्बत के पास। तो ये सारी चीजें जो है इस मैप से आपको क्लियर हो जाएंगे कि कब कहाँ मानसून आती है और किस तरीके से जाती है। ये लक्षद्वीप का पार्ट है आपका, ये अरब सागर से होकर के आता है और कुछ यहाँ पे आके आपको 5 जून को दिखाई देगा। ये मानसून के प्रकार हैं और मानसून के मुड़ने के तरीके हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। दिसंबर एवं जनवरी का जो महीना होता है भारत में वो सबसे ठंड का महीना होता है। तो अभी दिसंबर का जो महीना चल रहा था वो बहुत ठंड था और जनवरी में बहुत ठंड पड़ेंगे जो अभी का महीना चल रहा है ये। तो काफी ये इम्पोर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। हम लोग आग के पास बैठे हुए होते हैं और तापमान जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पे घटता जाता है। और तो ये सारी बातें क्लियर हो गई यहाँ पे। अगर और बात करें हम लोग तो इस ऋतु में देश के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित हो जाती है और ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है, इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। ये तो कोई बातें हैं नहीं एक्चुअली में। यहाँ जो बातें थी ये वीवीआई इसलिए है क्योंकि इस समय में किस तरीके की धाराएं जो है वो प्रवाहित होती हैं ये देखना होता है। और ठंड के दिन में आप देखते होंगे आपके जो शरीर के जो बोले तो स्किन है वो काफी ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि ये जो है
केवल आपके ऋतु चेंजेस होने के कारण, जैसे ही वायु जो है वो चेंज होता है, आपकी तरफ ठंडी वायु आना स्टार्ट हो जाती है, वो आपके शरीर को रब कर देती है। ये बातें क्लियर हो गई। अगर हम लोग देखें तो शीतकाल में जो वर्षा होती है उसको स्थानीय तौर पर महावट बोला जाता है। इसको आप प्रीलिम्स फैक्टर में बिल्कुल जोड़ लीजिए, वीवीआई है ये एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चंस है। ग्रीष्म ऋतु की अगर हम लोग बात करें तो सूर्य के अगर हम लोग देखें तो सूर्य के ऊपर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप प्रवृत्ति भारत की तरफ खिसक जाती है, और मार्च से लेकर के और मई का जो महीना होता है इसमें भारत में जो है वो ग्रीष्म ऋतु होती है। बिल्कुल बेसिक बातें हैं, भारत में रहने वाले हर एक आदमी को पता होता है कि गर्मी का दिन कब आने वाला है, ठंड का दिन कब आने वाला है, तो उस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते हैं वो लोग। और गर्मी के दिनों में अगर देखिएगा तो अप्रॉक्स अगर बात करें आप लोग तो दक्कन के पठार पे 38 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, गुजरात में 42 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है, और उत्तर पश्चिम भागों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो ये गर्मी की खासियत है, और भारत अकेला एक ऐसा देश है जिसमें आपको 4 ऋतुओं की मजा आएंगी। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप भारत में रह के बहुत गलत करते हैं तो उन लोगों से जाके पूछ लीजिए जो केवल एक ऋतु का मजा लेते हैं, और वो सर्द होती है या फिर गर्म होती है। कुछ उन लोगों से पूछ लीजिए जिनके यहाँ 6 महीने की रात होती है और 6 महीने के दिन होती है। तो ये बेसिक बातें थी जिसको भारत में रह के आप एनालाइज कर सकते हो। बाकी अगर हम लोग देखें तो देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में बिल्कुल तापमान में वृद्धि हो जाती है, और यहाँ पे वायु दाब में कमी आ जाती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र बनता है, और इस कारण से यहाँ पे वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है। ये सारी बातें हैं। और लू ग्रीष्म ऋतु की एक अपनी पहचान होती है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट अटैक होता है आपको हीट स्ट्रोक का। तो लू जो है ग्रीष्म काल की एक प्रभावी लक्षण है, और ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती है। इसको आप प्रीलिम्स में जोड़ लीजिएगा, इसको आप प्रीलिम्स फैक्टर में जोड़ लीजिए कि लू किसको बोला जाता है। और ये सारी बातें हैं इसमें। अगर और हम लोग देखें वर्षा ऋतु या मानसून के आगमन को, तो ये आपका वीवीआई हो जाता है। इसको जब आप करते चले तो इसके जो नोट्स हैं वो बिल्कुल तैयार, जैसे मैंने बताया था वैसे करते हुए चलिएगा। अगर आप देखिएगा जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदान में निम्न दाब की अवस्था बनती है, क्योंकि गर्मी का समय होता है। तो इस कारण से दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें होती है वो इससे क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध का जो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ पे होता क्या है कि मई और जून के महीने में यहाँ पे कम प्रेशर आता है, ठीक है। वायु जैसे ही गर्म होती है ऊपर जाती है तो ये वायु का क्षेत्र खाली हो जाता है। अब दक्षिणी गोलार्ध की जो पवनें होती है वो यहाँ आकर्षित हो जाती है और इस वाले एरिया में आती है। ये क्या कर देती है, जैसे ही यहाँ पे पहुंचती है ये समुद्र के उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। चूंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए अपने साथ महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है और भयानक रूप में वर्षा होती है। ये सारी बातें हो गई क्लियर। अब अगर हम लोग देखेंगे और चीजों को इसके ऊपर, तो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जहां से बन करके आते हैं, तो मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। कभी कभी आप देखते होइएगा वर्षा हो रही होती है और अचानक वर्षा में विराम हो जाती है। आप देखते होइएगा कि वर्षा रुक गई। तो दूसरे शब्दों में इसको बोला जाता है इसको कि इस प्रकार आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि मानसून बिल्कुल रुक जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम धीरे धीरे मानसून रुकते हैं। तो मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक हो सकती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होती है। ये सब बातें बिल्कुल बेसिक्स हैं और इसको कुछ ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं एक्चुअली में, तो इसलिए हम इसे डिस्कस भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपना टाइम जो है वो बहुत ज्यादा किल करेगा, इसके सिवा और कुछ नहीं करता है। मानसून की अगर वापसी की हम लोग बात करेंगे तो इसका भी मानसून आते वक्त भी वर्षा कराती है और मानसून जाते वक्त भी वर्षा कराती है। तो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों के समय वर्षा होती है। ये पहले के हमारे इसको आप समझ लीजिए तो टेलीकम्युनिकेशन है। जिस वक्त बीएसएनएल का सिम हुआ करता था हमारे पास, और फोन आने के लिए भी आपको रिचार्ज करवाना पड़ता था और जाने के लिए भी सेम तरीके से ये भी है। तो अक्टूबर एवं नवंबर के दौरान जो है दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त
उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली का स्थान लेते चला जाता है और दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाता है तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगता है। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। अब इस बात से क्या समझाना चाहा आपको, ये जरा देखना है। अक्टूबर एवं नवंबर के दौरान होता क्या है एक्चुअली में कि ये अब तो धीरे धीरे ठंड आना स्टार्ट होता है, तो वायु जो होती है वो ये जो है ठंडी होती जाती है और ठंडी चीज जो है वो वेट वाली होती है। ये अपने साथ जो है वो क्या लेकर के रखती है, तो अपने साथ इसमें ह्यूमस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि इसमें वेटेज आने लगते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि मानसून जो है वो पीछे की तरफ घसकना स्टार्ट होता है और अक्टूबर के प्रारंभ तक ये जो है वो पवने जो है उत्तर के मैदान से हट गई होती है। तो भारत की अगर बात करें तो ये हिमालय और ये वाला पोर्शन उत्तर का मैदान है, तो यहाँ से ये बिल्कुल पीछे की तरफ हट जाती है। अब अगर हम लोग और देखें यहाँ के इम्पोर्टेंट बात को, जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उसको देखना जरूरी है, वो जो है अपना वो है वर्षा का वितरण। तो वर्षा के वितरण को अगर हम लोग देखेंगे तो पश्चिमी तट के भाग एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान में इससे सटे पंजाब, हरियाणा और गुजरात के भागों में केवल 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यही रीजन है क्योंकि मानसून का आगमन जिस जगह पे होता है वो जगह, अगर मानसून का फटना एक तरीके से बोले तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छाई है। अगर किसी नदी के एरिया का कैचमेंट वाला एरिया जो है वो बिल्कुल सटा हुआ नहीं होगा तो वो एरिया बिल्कुल इससे इफेक्टेड नहीं होगा और उस जगह पे बहुत अच्छी आप देखें तो फसल भी होगी। तो ये है कुछ बेसिक्स बातें, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष में होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नताएं होती है, क्योंकि आप जैसे जैसे अगर देखें तो प्राकृतिक में आप इलीगल एक्टिविटीज करना स्टार्ट करोगे वैसे हर एक चीजें क्या होती है, हर एक चीजें इफेक्टेड होना स्टार्ट हो जा रही है। गर्मी तो बहुत होते हैं लेकिन पेड़ नहीं होने के कारण ठंड हवाएं यहाँ तक प्रवेश नहीं कर पाती है और केवल जैसे मान लिए कि ये पोर्शन है, ये बिल्कुल खाली पोर्शन हो गया, यहाँ की हवाएं ऊपर उठ गई गर्म होकर के और ये पोर्शन खाली है और इस जगह तक पेड़ नहीं होंगे, बिल्कुल पेड़ नहीं है। तो अगर ठंडी हवाएं आएगी और यहाँ पेड़ है तो इस वाले एरिया में या फिर उच्चावत से टकराकर केवल यहीं पे वर्षा करा देगी, ये पोर्शन आपका डेजर्ट हो जाएगा सब दिन के लिए। तो कोशिश हर एक व्यक्ति का होना चाहिए कि आप जितना हो सके पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ आपके वर्षा में भी आपकी हेल्प करेंगे। सेम चीजें आपके राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में जिस तरीके से होती है उस तरीके से आपको दिखाई देगी, आपको बिल्कुल कम वर्षा का आभास होगा अगर आप कुछ इस तरीके के एक्टिविटीज करते हैं तो। बाकी अगर मानसून की बात करें तो मानसून हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इससे बिल्कुल कृषि के लिए तो जल प्रदान होती ही है, क्योंकि एक कृषक की अगर आप बात करें तो उसको साल में 1000 रुपए से कम का तो पानी जो है वो पानी और खाद तो खेत में देने की जरूर ही आवश्यकता होती है। तो अगर मानसून के समय में जो फसल लगाई जाती है उसमें जब बारिश होती है तो ये उसके पैसे को कम कर देती है। साथ में नदी का जो कैचमेंट एरिया होता है, ये वाला एरिया ये बिल्कुल भरा हुआ होता है, तो इससे आप आसानी से जो है वो भूमिगत जल के उपयोग किए बिना आप अपने खेत को सींच सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो मानसून हमें बहुत चीजों में फायदा पहुंचाती है। तो ये बेसिक्स बातें थी हमारे जलवायु के बारे में, जिसमें हम लोगों ने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 को देखा, ये जलवायु था। तो ये था आज के वीडियो के लिए। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के साथ, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आज आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।